नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड की पुनरुद्धार के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज को मंजूरी दी। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड और बीएसएनएल के विलय की भी स्वीकृति। मंत्रिमंडल ने 26,316 करोड़ रुपए की लागत से 24,680 गांवों में 4G मोबाइल सेवाओं की परियोजना को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने भारत पेट्रो रिसोर्सेज द्वारा ब्राजील में BMSEAL 11 परियोजना में 12,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी। सरकार ने भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की गारंटी पर हस्ताक्षर की स्वीकृति दी। डोपिंग रोधी गतिविधियों के नियमन के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 लोकसभा में पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। नागरिक विमानन मंत्रालय ने स्पाइस जेट से कई खामियों के कारण अगले 8 सप्ताह तक 50% उड़ानों के संचालन का निर्देश दिया। पद्म पुरस्कार 2023 के लिए नामांकन 15 सितंबर तक किया जा सकता है। 44वां शतरंज ओलंपियाड कल से चेन्नई में शुरू और पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच जारी। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड और बीएसएनएल के विलय को भी मंजूरी दी गई है। आज नई दिल्ली में कैबिनेट की बैठक के बाद इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसका उद्देश्य बीएसएनएल को टिकाऊ इकाई और जीवंत दूरसंचार कंपनी बनाना है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज की मदद से बीएसएनएल की सेवाओं को बढ़ाया जा सकेगा। इस पैकेज के 3 बड़े एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है बीएसएनएल की सर्विसेज को अपग्रेड करने का, मोबाइल सर्विसेज को और एक्सपैंड करना, क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव करना, उसका एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट है बीएसएनएल की बैलेंस शीट को डिस्ट्रेस करना। तीसरा एलिमेंट है बीएसएनएल के फाइबर नेटवर्क को किस तरह से एक्सपैंड करना, जिससे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है हर घर तक फाइबर पहुंचे, हर घर तक ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध हो, हर घर तक इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो, उसको कैसे आगे ले जाया जाए। श्री वैष्णव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार, स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और आपदा राहत में बीएसएनएल की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि पुनरुद्धार उपायों में बीएसएनएल सेवाओं के उन्नयन, स्पेक्ट्रम आवंटन और भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड को बीएसएनएल के साथ विलय करके अपने फाइबर नेटवर्क को बढ़ाने के लिए और पूंजी लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि मौजूदा सेवाओं में सुधार और 4G सेवाएं प्रदान करने के लिए बीएसएनएल को 900 और 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम आवंटित किए जाएंगे, जिसकी लागत 44,993 करोड़ रुपए होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार दोनों सार्वजनिक उपक्रमों को दीर्घकालिक ऋण जुटाने के लिए सॉवरेन गारंटी प्रदान करेगी। ये 40,399 करोड़ रुपए की राशि के दीर्घकालिक बॉन्ड जुटा सकेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे मौजूदा कर्ज के पुनर्गठन और बैलेंस शीट पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26,316 करोड़ रुपए की लागत से गांव में 4G मोबाइल सेवाओं के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में कैबिनेट की बैठक के बाद इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों के 24,680 गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। डिजिटल इंडिया और टेलीकॉम 2 बहुत बड़े एलिमेंट्स हैं सैचुरेशन के लिए भी। ये दोनों इंटरलिंक्ड है। गतिशक्ति का फ्रेमवर्क यूज करके, सैटेलाइट इमेजिंग यूज करके, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का सारा नेटवर्क का जितना डेटा है वो सब यूज करके सर्वे करने से पता चला कि करीब 25,000 विलेज ऐसे हैं जिसमें अभी भी नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की जरूरत है। आज कैबिनेट ने इन 25,000 विलेजेस को कवर करने के लिए टोटल 26,316 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया है।
इस परियोजना में पुनर्वास, नई बस्तियों और मौजूदा ऑपरेटरों द्वारा सेवाओं की वापसी के कारण 20% अतिरिक्त गांवों को शामिल करने का प्रावधान है। श्री वैष्णव ने बताया कि इसके अलावा केवल 2G और 3G कनेक्टिविटी वाले 6,279 गांवों को 4G में प्रोन्नत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना को BSNL द्वारा आत्मनिर्भर भारत के 4G प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निष्पादित किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है, उस विजन में एक ये बहुत बड़ा एलिमेंट है कि टेक्नोलॉजी हमारी खुद की डेवलप हो, भारत में डिप्लॉय हो और डिप्लॉय होकर दुनिया भर में उस टेक्नोलॉजी को लेके जाए। तो BSNL का जो सर्विस का अपग्रेडेशन होगा, वो सारा का सारा भारत में बने हुए, भारत में डेवलप्ड आत्मनिर्भर भारत के अंदर बने हुए 4G टेक्नोलॉजी स्टैक से BSNL का कंप्लीट सर्विस अपग्रेडेशन होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि ये परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल संपर्क प्रदान करने के सरकार के दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये परियोजना मोबाइल ब्रॉडबैंड के माध्यम से विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन आदि के वितरण को बढ़ावा देगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि डिजिटल समावेशन और सभी के लिए कनेक्टिविटी सरकार के अंत्योदय दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है। पिछले साल सरकार ने 5 राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने की परियोजना को मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल के आर्थिक कार्य समिति ने ब्राजील में BMSEAL सील 11 रियायत परियोजना के विकास के लिए भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड द्वारा लगभग 12,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी है। BPRL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। BM सील 11 परियोजना से उत्पादन की शुरुआत 2026-27 से होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में 17 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। यह टूर्नामेंट इस साल 11 से 30 अक्टूबर के बीच आयोजित होगा। ये अधिक से अधिक युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा और भारत में फुटबॉल के खेल को बढ़ावा देने में मदद करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जी हाँ, ये आपके द्वारा दिया हुआ आयकर ही तो है जो राष्ट्र निर्माण और विकास की विभिन्न योजनाओं को संभव बना रहा है और देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है। तो आगे बढ़िए और एक ईमानदार टैक्स पेयर होने के नाते निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। वो व्यक्ति व संस्थाएं जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, उनके लिए 31 जुलाई 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 आज लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया। इसमें खेलों में डोपिंग रोधी गतिविधियों के नियमन के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा डोपिंग रोधी गतिविधियों के नियोजन, कार्यान्वयन तथा निगरानी और इस बारे में नियमों के उल्लंघन की जांच का भी प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने पर खिलाड़ी को पदक, अंक और पुरस्कार के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। उसे निर्धारित अवधि के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने से वंचित भी किया जा सकता है। विधेयक में खेलों में डोपिंग से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड के गठन का प्रस्ताव किया गया है। ये बोर्ड राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की गतिविधियों पर नजर रखेगा और उसे निर्देश देगा। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सदन में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इससे खिलाड़ियों के हितों और अधिकारों की रक्षा होगी। इनिशिएट किया है कि हम ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन को करेंगे ताकि हमारी मैनुअल सिस्टम्स पर डिपेंडेंसी कम हो और हम अपने सिस्टम को भी ज्यादा जवाबदेह बना सकें, ऑपरेशंस को भी और पारदर्शी कर सकें और उसमें एफिशिएंसी को भी और बढ़ा सकें। इसलिए पेपरलेस डोप कंट्रोल प्रोसेस हो,
इस दिशा में भी हम माननीय सभापति जी आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल क्विज एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज हमने इनको भी डेवलप किया है। डिसेमिनेशन और वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी हमने डेवलप की है ताकि हम और मैसेज भी एथलीट्स तक पहुंचा सकें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मोजाम्बिक असेंबली के स्पीकर के साथ संसद भवन परिसर में द्विपक्षीय बैठक की। श्री बिरला ने दोनों देशों के बीच संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि मोजाम्बिक के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के भारत का दौरा करने से दोनों देशों की संसद के बीच सहयोग बढ़ेगा। इस अवसर पर सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किए गए। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज को मंजूरी दी है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड और बीएसएनएल के विलय की भी स्वीकृति। मंत्रिमंडल ने 26,316 करोड़ रुपए की लागत से 24,680 गांवों में 4G मोबाइल सेवाओं की परियोजना को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने भारत पेट्रो रिसोर्सेज द्वारा ब्राजील में BMSEAL 11 परियोजना में 12,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी। सरकार ने भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की गारंटी पर हस्ताक्षर की स्वीकृति दी। डोपिंग रोधी गतिविधियों के नियमन के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 लोकसभा में पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में कल कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। नागरिक विमानन मंत्रालय ने स्पाइस जेट से कई खामियों के कारण अगले 8 सप्ताह तक 50% उड़ानों के संचालन का निर्देश दिया। पद्म पुरस्कार 2023 के लिए नामांकन 15 सितंबर तक किया जा सकता है। 44वां शतरंज ओलंपियाड कल से चेन्नई में शुरू और पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच जारी। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन के गुजरात और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री कल गुजरात के साबरकांठा में साबर डेयरी में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय किसानों और दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल साबर डेयरी की 2 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिससे साबरकांठा जिले के दूध उत्पादक किसानों को लाभ होगा। इसमें प्रतिदिन लगभग 120 मैट्रिक टन की क्षमता वाला पाउडर प्लांट और प्रतिदिन 3 लाख लीटर की क्षमता वाला एसेप्टिक मिल्क पैकेजिंग प्लांट शामिल है। ये दोनों परियोजना नवीनतम टेक्निक से बनी हुई है। पाउडर प्लांट परियोजना लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, जबकि एसेप्टिक मिल्क पैकेजिंग प्लांट परियोजना की लागत लगभग 125 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर साबर चीज और वे ड्राइंग प्लांट परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। साबर डेयरी गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ GCMMF का एक हिस्सा है, जिसे हम अमूल ब्रांड से जानते हैं। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री कल शाम चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन कल से 9 अगस्त तक चेन्नई में किया जा रहा है। शुक्रवार को श्री मोदी अन्ना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। उसी दिन प्रधानमंत्री गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विभिन्न तरह की खराबियों के बाद स्पाइस जेट से 8 सप्ताह के लिए स्वीकृत उड़ानों में से केवल 50% को ही संचालित करने को कहा है। नए आदेश के अनुसार नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने समर शेड्यूल 2022 के तहत स्पाइस जेट के स्वीकृत उड़ानों की संख्या को 50% तक सीमित कर दिया है। निदेशालय ने कहा है कि ये आदेश कई प्रकार की जांच, निरीक्षण और स्पाइस जेट को दिए गए कारण बताओ नोटिस के बाद जारी किया गया है।
पद्म पुरस्कार 2023 के लिए इस वर्ष 15 सितंबर तक नामांकन किया जा सकता है। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन और अनुशंसा की प्रक्रिया इस साल 1 मई को शुरू की गई थी। पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस पर की जाएगी। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कल से बर्मिंघम में हो रही है और ये खेल 8 अगस्त तक चलेंगे। इस प्रतियोगिता में भारत के 215 खिलाड़ी 16 स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों के रंगारंग उद्घाटन समारोह की शुरुआत कल भारतीय समय के अनुसार रात 11:30 बजे बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में की जाएगी। आकाशवाणी समाचार ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने और श्रोताओं को इससे जोड़ने के लिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज की शुरुआत की है। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन चेन्नई के पास मामल्लपुरम में करेंगे। विश्व प्रसिद्ध ये प्रतियोगिता पहली बार भारत में आयोजित की जा रही है। 10 अगस्त तक चलने वाले इस शतरंज ओलंपियाड में अब तक के सबसे अधिक 189 देश भाग ले रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। Northeast Diary program, broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m., brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Don't forget to tune in. वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और AIRnews@gmail.com। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा, लेखक है पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में महंगाई, कई खाद्य वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाए जाने और 4 लोकसभा सदस्यों के निलंबन के मुद्दों पर कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज सदन की कार्यवाही बाधित रही। सदन की कार्यवाही एक बार स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन ने आज राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 चर्चा के बाद पारित कर दिया। विधेयक को चर्चा और पारित होने के लिए रखते हुए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक से न सिर्फ खेल और खिलाड़ियों को मदद मिलेगी बल्कि आत्मनिर्भर भारत को भी बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि खेल और खिलाड़ी मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अब तक के सबसे ज्यादा पदक जीते। पैरालंपिक में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। श्री ठाकुर ने कहा कि हम जो कानून बनाने जा रहे हैं जिसमें खिलाड़ियों को फायदा होगा और खिलाड़ियों के जांच नमूने भेजने को लेकर दूसरे देशों पर निर्भरता भी कम होगी। ये विधेयक आत्मनिर्भर भारत को बल देगा। विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि कई बार खिलाड़ियों को प्रतिद्वंदी देशों के खिलाड़ियों से उनके पानी आदि में डोपिंग वाले पदार्थ मिलाए जाने की आशंका होती है और बेगुनाह खिलाड़ी भी फंस जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून से जागरूकता आएगी और डोपिंग रोधी तंत्र मजबूत होगा। बहुजन समाज पार्टी के श्याम सिंह यादव ने कहा कि एशियाई खेलों में 2010 में 34 मेडल मिले, 2014 में 36 मेडल मिले जबकि 2018 में 31 मेडल मिले।
रांकपा की सुप्रिया सुले ने कहा कि इस विधेयक में जागरूकता एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने खेलो इंडिया अभियान को जागरूकता लाने के लिहाज से इसमें जोड़े जाने की जरूरत बताई। भाजपा के मनोज तिवारी ने कहा कि देखा गया है कि कई खिलाड़ी शुरुआत से ही अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए दवाएं लेने लगते हैं। शिवसेना के नेता राहुल शिवाले ने कहा कि खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और बच्चों के बीच डोपिंग को लेकर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाई जाए। शिवाले ने कहा कि हर प्रदेश में जांच प्रयोगशालाएं खोलनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कहा कि ये विधेयक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा को एक विधायी ताकत देता है। उन्होंने कहा कि जो अनुशासन समिति इसके तहत बनाई जा रही है उसमें सदस्यों की संख्या अधिक है। जनता दल यूनाइटेड के चंद्रेश्वर प्रसाद ने कहा कि डोपिंग रोधी कानून के उल्लंघन में भारत का स्थान दुनिया के शीर्ष देशों में है। ऐसे में ये विधेयक लाया जाना महत्वपूर्ण है। बीजू जनता दल के भर्तृहरि मेहताब ने कहा कि इस विधेयक में ये कमी है कि खिलाड़ियों की जांच के नमूने लेते समय डेटा की सुरक्षा को लेकर कुछ प्रावधान नहीं है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक से न सिर्फ खेल और खिलाड़ियों को मदद मिलेगी बल्कि आत्मनिर्भर भारत को भी बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में राष्ट्रीय डोप टेस्ट लेबोरेटरी बनाई गई थी, नियम भी बनाए गए थे, लेकिन इसे वैधानिक दर्जा नहीं मिला था। ठाकुर ने कहा कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन बेहतर करना है तो मानदंडों को भी बेहतर बनाना होगा। श्री ठाकुर ने यह भी बताया कि पिछले वर्ष एनटीटीएल को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा से फिर मान्यता मिल गई है, जिसे 2019 में वैश्विक मानदंडों पर खरा नहीं उतरने के कारण रोक दिया गया था। उन्होंने बताया कि अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों में डोप जांच को लेकर पहले से ही व्यवस्था है। मंत्री ने कहा कि अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है, जिससे भारत की साख भी बढ़ेगी। आज सुबह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी के बीच प्रश्नकाल शुरू कराया। इस दौरान कुछ सदस्यों ने पूरक प्रश्न पूछे और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनके उत्तर दिए। हंगामा करने वाले सदस्यों से अपने स्थान पर लौटने की अपील करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामे को अशोभनीय बताया। उन्होंने कहा कि यह स्थिति लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने हंगामा करने वाले सदस्यों से कहा कि सदन की नियम प्रक्रियाएं सदस्यों ने ही बनाई हैं। नियमों में लिखा है कि सदस्य आसन के समीप तख्तियां लेकर न आए, लेकिन आप अपने ही बनाए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। श्री बिरला ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चर्चा करें और प्रश्नकाल में सरकार की जवाबदेही तय करें। आपका हंगामा जनप्रतिनिधि के तौर पर उचित नहीं है। और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। राज्यसभा की कार्यवाही महंगाई और गुजरात में जहरीली शराब त्रासदी सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामदल, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा लाए गए स्थगन नोटिस को खारिज कर दिया। इस पर विपक्षी सदस्य शोर शराबा करने लगे। हंगामे के कारण सभापति को कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। पहले स्थगन के बाद 12 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित अन्य विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। शोर शराबे के बीच सभापति ने कल सदन में अनुचित व्यवहार करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को निलंबित करने की घोषणा की। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे तीसरे स्थगन के बाद जब सदन की बैठक हुई तो निलंबित सदस्य संजय सिंह ने फिर से सदन छोड़ने से इनकार कर दिया और नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। पीठासीन अधिकारी ने उनसे सदन छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन वे नहीं माने। बाद में पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में एक है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक।
27 जुलाई 1889 को लंदन में ब्रिटिश इंडिया कमेटी बनाई गई। उमेश चंद्र बनर्जी और दादा भाई नौरोजी जैसे कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि भारतीयों को ब्रिटिश संसद में स्वतंत्रता के लिए समर्थन इकट्ठा करना चाहिए। 1888 में कांग्रेस ने ब्रिटिश जनता के बीच भारतीय मुद्दों का प्रचार करने के लिए ब्रिटेन में एक एजेंसी बनाई। डिग्बी की अध्यक्षता में इस संगठन ने इंग्लैंड में कई सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित किए और भारतीय मुद्दों को उजागर करने वाले पर्चों का सार्वजनिक वितरण शुरू किया। जुलाई 1889 में स्थायी ब्रिटिश भारत समिति की स्थापना की गई थी, जिसमें वेडरबर्न अध्यक्ष के रूप में और डिग्बी सचिव के रूप में शामिल थे। समिति ने ब्रिटिश पाठकों के अनुरूप भारत के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। ब्रिटिश कमेटी ने इंडिया नामक पत्रिका प्रकाशित की। कमेटी ने जनसभाओं का आयोजन भी किया। ब्रिटिश कमेटी के प्रयासों के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1892 बना और साथ ही ब्रिटिश संसद में इंडियन कमेटी की स्थापना भी हुई। कांग्रेस की इस ब्रिटिश समिति ने 1920 तक काम करना जारी रखा। 27 जुलाई को कल्पना दत्ता की भी जयंती है। उनका जन्म 1913 में चटगांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वो खुदीराम बोस की शहादत से प्रेरित थीं। उनके मन में देशभक्ति की भावना तब पनपी जब वे चटगांव में थीं। देशभक्ति की भावना तब और फली फूली जब वे बैथुन कॉलेज कोलकाता में पढ़ाई करने गयी। 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापेमारी में वे शामिल थीं। कल्पना दत्ता मास्टरदा सूरसेन के क्रांतिकारी समूह की सदस्य थीं, जिन्होंने प्रीतिलता वड्डेदार के काम को आगे बढ़ाया। वे छात्री संघ की सदस्य भी थीं। उन्होंने पहाड़ टोली क्लब को जलाने का पहला प्रयास किया था। उन्होंने और मास्टरदा ने दूसरी बार प्रयास किया, लेकिन इस बार अंग्रेज बेहतर तरीके से तैयार थे। कल्पना दत्ता उस समय बच निकली, लेकिन मास्टरदा को आखिरकार वर्ष 1933 में पकड़ लिया गया। 3 महीने के बाद कल्पना दत्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन उन्हें 6 साल बाद रिहा कर दिया गया। 1940 में कल्पना दत्ता ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गई। उन्होंने 1943 में बंगाल में अकाल के दौरान राहत कार्य में अपना योगदान दिया। – 1947 में बंगाल के विभाजन के दौरान भी उन्होंने लोगों की मदद की। कल्पना दत्ता ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जिसका शीर्षक है चट्टोग्राम औसरागार आक्रमणकारीदेर स्मृतिकथा। इस आत्मकथा का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया। कल्पना दत्ता ने भारतीय सांख्यिकीय संस्थान में भी कार्य किया। 8 फरवरी 1995 को कोलकाता में कल्पना दत्ता ने अंतिम सांस ली। भारत की महान बेटी को हमारा शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज और भारत के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में बिना किसी नुकसान के 87 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 26,316 करोड़ रुपए की लागत से 24,680 गांवों में 4G मोबाइल सेवाओं की परियोजना को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने भारत पेट्रोल रिसोर्सेज द्वारा ब्राजील में BM सील 11 परियोजना में 12,000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी। सरकार ने भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की गारंटी पर हस्ताक्षर को स्वीकृति दी।
और डोपिंग रोधी गतिविधियों के नियमन के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 लोकसभा में पारित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।